दरिया दरिया घूमे माझी, पेट की आग बुझाने, पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। और इस विषम परिस्थिति में पेट की आग बुझाने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए जो लोग जूझ रहे हैं, उनके साथ खड़ी है हमारी सरकार। कई बड़े फैसले लिए गए हैं कि देश आत्मनिर्भर कैसे बन सके। लॉकडाउन से लेकर अब तक विपरीत परिस्थितियों में गरीबों के घरों में चूल्हा जलता रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और इस कड़ी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य योजना को अगले 5 महीने का विस्तार मिला है और अब ये नवंबर तक जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म पर सभी उत्पादों के लिए यह बताना जरूरी कर दिया है कि वो किस देश में निर्माण किया गया है। तो आज के कार्यक्रम में हम इन सारे विविध विषयों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और आपको भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है खास इसमें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। Thank you very much, Nikhil, and viewers, a warm welcome from me as well in today's edition of Atmanirbhar Bharat. As Nikhil just mentioned, we will discuss the extension of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another 5 months. The scheme, which was implemented during the lockdown, provides 80 crore poor with 5 kgs of rice or wheat each month and 1 kg of chana per family per month. The Prime Minister also said that One Nation, One Ration Card scheme is being rolled out across the country to make it hassle-free for the poor and migrants. All this and more in this edition of Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, और इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में और दूसरी सहूलियतों के बारे में, आर्थिक पैकेजेस के बारे में बात करें, आपको हम बताएं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म पर सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म पर सभी उत्पादों के लिए यह बताना जरूरी कर दिया है कि वो किस देश में निर्माण किया गया है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर 3,94,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 18 लाख से ज्यादा उत्पादों की लिस्टिंग की जा चुकी है। एक अनुमान है कि एक साल में 5 से 8 लाख करोड़ का कारोबार की संभावना वाला यह प्लेटफॉर्म अगले कुछ महीनों में काफी बेहतर हो जाएगा। जेम प्लेटफॉर्म के सीईओ तल्लीन कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए देखते हैं। ये चर्चा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। ये चर्चा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है मेक इन इंडिया कैंपेन से। आपने जरूर सुना होगा एक नाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सरकार ने खुद अपने तौर पर विकसित किया है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, जिसे हम कहते हैं। इस जेम प्लेटफॉर्म पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जेम प्लेटफॉर्म पर जो उत्पाद आने वाले हैं उनके लिए ओरिजिन ऑफ कंट्री बताना जरूरी हो गया है और इसीलिए पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो चर्चा में है। और आज हमारे साथ है जेम के सीईओ तल्लीन कुमार इस खास बातचीत में डीडी न्यूज पर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद। हमारा न्यूज पॉइंट है, वहीं से शुरुआत करते हैं। सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि जेम प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनका जो ओरिजिन ऑफ कंट्री बताना जरूरी है, इस फैसले के पीछे की मंशा क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो थोड़ा सा हमें समझाएं। उसके बाद मैं फिर डिटेल्स में प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर आपसे चर्चा करूंगा। जरूर। ये जो आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर मेक इन इंडिया, इसमें जो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है, उसी का मार्केट प्लेस में इम्प्लीमेंटेशन। और ये पॉलिसी 2017 से चली आ रही है और इसमें कहा गया है कि आप लोकल कंटेंट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो लोकल कंटेंट है उसको मार्केट प्लेस में जेम को दिखाना चाहिए और दिखाना, ऑर्डर के चलते दिखाना चाहिए। तो इसके चलते हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने के समय ये देखा कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो कहाँ का है। अगर वो पूरी बाहर का है और लोकल कंटेंट कुछ भी नहीं है, उसे कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना उस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। और अगर उस प्रोडक्ट के लिए लोकल कंटेंट कुछ है यानी कि इंडिया से ओरिजिनेट कर रहा है, तो उस लोकल कंटेंट को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रेफरेंस टू मेक इन इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन का, मार्केट प्लेस में इम्प्लीमेंटेशन का उदाहरण है। आपने सही कहा, लेकिन अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं सर आपसे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, हालांकि इसको बने हुए 4 साल हो गए
और अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में ज़रूर है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने बनाया या सरकार ने बनाया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम जेम के बारे में बताना चाहेंगे, लेकिन उसको हम डिजिटल इंडिया के संदर्भ में बताना चाहते हैं। ओके। आप लोगों ने देखा होगा प्लेटफॉर्म जैसे आधार है, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जैसे GSTN है, जैसे आयुष्मान भारत है। बिल्कुल। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये डिजिटल इंडिया के जो विजन है उसको साकार करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और ऐसे ही ऐसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शक्तिशाली उदाहरण जेम है, जो कि G2B स्पेस में है, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। और इसका जन्म हुआ था 9 अगस्त 2016 में। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो विजन रखा था जेम के लिए, उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है इंक्लूसिविटी, यानी कि छोटा से छोटा सेलर बिना किसी टेंडर के कोई भी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की संस्था को सीधा बेच सके। दूसरा यूजेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर इसको यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें, उससे गवर्नमेंट को प्राइस डिस्कवरी में मदद मिलेगी और सेलर भी लाभान्वित होंगे। और मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसी है या पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, इसका बेनिफिट वो सेलर उठा सकते हैं। तो ये दूसरा स्तंभ है यूजेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी का व्यवहार करते हैं प्लेटफॉर्म पर, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर यूज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बायर भी यूज़ कर सके। ये दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ है एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर अगर आएंगे तो प्राइस डिस्कवरी होगी, प्राइस डिस्कवरी से सरकार को बचत होगी। और जो जेम बराबर जानता था इस बात को, उसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने की है। रिसेंट एक स्टडी में उन्होंने 1,63,000 टेंडर्स एनालाइज किए हैं। इसमें देखा गया है कि मीडियन प्राइस जो है उससे 9.75% कम जो एवरेज बिड प्राइस ऑब्टेन हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं सर कि ये जेम प्लेटफॉर्म बनने से जहां एक तरह से सरकार को ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिला टेंडरिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, और दूसरी तरफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो गुड्स बेचने वाले हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला, उनको भी फायदा मिला, और जो कॉस्ट इफेक्टिव पूरा सिस्टम बना। प्रधानमंत्री ये कहते हैं सर कि अभी जो अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिली है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे मिली है, लोकल मार्केट हमें डेवलप करना है और लोकल सप्लाई चेन डेवलप करनी है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मिशन में निभाता है। पिछले 4 साल में हमने कितने लोगों को इससे जोड़ा और कितने प्रोक्योरमेंट आप लोग कर पाए? अगर सरकारों की बात करें, सरकार को कितना फायदा हुआ? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पिछले 4 सालों में, अभी 4 साल पूरा नहीं हुआ है, 4 साल से कम में ही हम लोगों ने इस पर 3,94,000 सेलर्स आ चुके हैं, करीब 45,000 बायर हैं, कुल मिला के 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी इस पर हो चुकी है। ऑर्डर्स पाइपलाइन में लेते हुए मैं बोल रहा हूँ, करीब 3,94,000 में से 1 लाख से ज़्यादा MSMEs हैं, 13,000 से ज़्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर और 5,800 से ज़्यादा इसमें स्टार्टअप्स भी हैं। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और आपके जरिए व्यूअर्स को भी बताने में खुशी हो रही है कि 2019-20 का जो साल बीता, में जितनी प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर हुई है उसकी 69% जो खरीदारी हुई है वो MSMEs से हुई है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स से हुई है और स्टार्टअप से हुई है। ये इंक्लूसिविटी का जो एक बड़ा स्तंभ है उसका ये उदाहरण है कि कैसे जेम इस इंक्लूसिविटी को आगे लेकर जा रहा है। आपने सही कहा कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हाशिए पे पड़े होते थे, जिनको मौका नहीं मिल पाता था, और प्रधानमंत्री लगातार कई बार जब राष्ट्र के नाम संबोधन में कह चुके हैं कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सीधे मुझ तक पहुंच सकते हैं, ये हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हाल ही में हमने ये देखा सर कि जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जितने वीवर्स हैं 50 लाख वीवर्स को हम जेम प्लेटफॉर्म पे लाने का सोच रहे हैं। बहुत बड़ा एक तरह से वैल्यू स्टेटमेंट है ये।
इसको हम किस तरह से देखें और इसका जो पूरा विजन है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बात चल रही है और हम लोगों ने जो पहला चरण है, हम लोगों के ऑनबोर्डिंग का स्ट्रैटेजी है कि उनके डेटाबेस को हम अपने डेटाबेस से जोड़ें। और जो कन्वेंशनल तरीका है उस तरीके से करने में बहुत विलम्ब हो सकता है। उसको हम लोग उस तरीके को न अपनाकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपना रहे हैं, यानी कि डेटाबेस टू डेटाबेस को लिंक करके पहले जेम में जितने वीवर्स हैं और जितने क्राफ्ट्समैन हैं उनका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, जो बाहर मार्केट प्लेस में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उनका एक मोटा मोटी मेरे पास डेटाबेस आ जाता है। आने के बाद हम लोग 2 प्रकार के मॉडल्स हैं, इसमें एक असिस्टेड मॉडल है और एक है कि वीवर या क्राफ्ट्समैन खुद कर सके। हमारे पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जो डेटाबेस मिला है उसमें करीब करीब 22 लाख वीवर हैं और करीब 18 लाख क्राफ्ट्समैन, और भी इसमें जुड़ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्राफ्ट्समैन के करीब करीब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के फील्ड में करीब करीब 70 सेंटर्स हैं क्राफ्ट्समैन के लिए, और वीवर्स के लिए 29 सेंटर्स। हम लोग क्या करेंगे कि हर वीवर को एक मौका दिया जाएगा कि वो सेंटर में सरकारी एम्प्लॉयज़ के जरिए, हैंड होल्डिंग के जरिए, वो अपने आप को प्रोविजनल डेटाबेस से में साफ सुथरा उसका डेटा लेकर के वो बाकायदा जेन्युइन सेलर की तरह रजिस्टर हो जाए। ये ट्रांजिशन होगा प्रोविजनल से एक जेन्युइन सेलर की तरह, वो असिस्टेड होगा बाय द ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सिमिलरली अगर हम क्राफ्ट्समैन को देखें, उनके जो 70 सेंटर्स हैं उनमें जो ऑफिसर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के और हैंडीक्राफ्ट्स के, वो क्राफ्ट्समैन को असिस्ट करेंगे प्रोविजनल डेटाबेस से निकलकर हमारे रेगुलर सेलर बनने में। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि बहुत तेजी से हम लोग चारों तरफ हर दिन काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलर जेम पर आए। तो ये तो सर, ये जो फॉर्मूला है, अगर हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये जो प्रपोजल है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा और एनलार्ज करें और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं, जिसकी आप बार बार लगातार कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि आगे चल के हो सकता है कि अगर हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे मिशन पे कामयाब होते हैं, या फिर मिसाल के तौर पर KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहें, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कमीशन अभी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर है, और ये हम चाहते हैं कि जितने छोटे सेलर्स हैं, खादी के हों या किसी भी प्रकार के हों, आर्टिजन हो, क्राफ्ट्समैन हो, वीवर हो, वो जेम पर आ जाएं। और इसी तरीके से हम लोग MSME मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके जो सेलर्स आएंगे MSME सेक्टर से और उद्योग आधार मेमोरेंडम डेटाबेस में रजिस्टर करेंगे, उस वक्त उनको एक लिंक दिया जाएगा कि वो उस पर क्लिक करके हमारे जेम के जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर आ जाएं और आपको जेम से रजिस्टर कर लें। तो उनका कंसेंट उसी वक्त लिया जाएगा और वो जेम पर भी आ सकते हैं। इस तरह से डेटाबेस टू डेटाबेस लिंकेज से बहुत तेजी से हम लोग काफ़ी सेलर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। और हम लोगों की मंशा ये है कि जितना छोटा सेलर हो, ट्राइफेड का हो या हुनर हाट हो या आर्टिजन हो या वीवर हो या क्राफ्ट्समैन हो या MSME से हो, विमेन एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप हो, सब इस पर जेम पर आए और जेम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उसमें बेनिफिट्स हैं उसका वो लाभ उठाएं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउन द लाइन अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो देश के पास इतना बड़ा डेटाबेस होगा आर्टिसंस का, काम करने वालों का, स्किल सेट्स का, या फिर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करते हैं उसका, कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम भी अगर उनके लिए लाई जाती है तो इस प्लेटफॉर्म का, उस डेटाबेस का इस्तेमाल आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं सर, अभी तक आपने 4 साल की बात की और कुछ नंबर्स हमें दिए आपने। आगे जाते हुए अगर हम आपसे पूछें कि विजन क्या है, जेम को आप किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहेंगे, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहेंगे, और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहेंगे बायर और सेलर दोनों के लिए? जी, हम लोगों का ये मकसद है
कि जेम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे थ्रू यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें कई स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। एक स्टेप हम लोग ले रहे हैं पॉलिसी लेवल पर। पॉलिसी लेवल में हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के जरिए जेम आगे बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे कि माननीय वित्त मंत्री के बजट स्पीच में 2020-21 का जो बजट स्पीच है उसमें उन्होंने कहा है कि जेम अब यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है देश में। इसका मतलब मैं समझाना चाहूँगा संक्षिप्त में। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ देखेंगे आप कि कई पब्लिशिंग पोर्टल्स हैं, जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जैसे इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जैसे डिफेंस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इनमें क्या होता है कि बायर आके पब्लिश करता है टेंडर्स और उसमें सेलर्स रिस्पॉन्ड करते हैं और टेंडर फाइनलाइज होता है और वर्क ऑर्डर दिया जाता है। यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या होगा कि हमारे यहाँ जेम थोड़ा सा अलग है, इन पब्लिशिंग पोर्टल्स से ज़्यादा उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा शक्तिशाली है जेम हमारे हिसाब से। और इस वजह से जेम में जो उसका एक्सपीरियंस होगा सेलर का और बायर का, वो थोड़ा अलग होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जेम में भी उसको वही एक्सपीरियंस मिल सके और जितने पब्लिशिंग पोर्टल्स के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम जेम पर लाना चाहेंगे। कि कोई भी सेलर या बायर एक मार्केट प्लेस में उसका अनुभव जेम के मार्केट प्लेस से हो और पब्लिशिंग प्रोक्योरमेंट का अगर उसको ज़रूरत पड़े तो उसका भी अनुभव जेम से ही हो जाए। यानी कि अगर कोई सेलर जेम पर आता है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अगर मिल जाता है तो वो मार्केट प्लेस के हिसाब से उसको खरीद सकता है जेम से, और अगर उसको नहीं मिलता है तो वहीं पर वो बिड पब्लिश कर सकता है जैसा कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स में करता है आया है। तो उसकी एक्सपीरियंस को जो एक यूनिफाइड सिंगल यूजर एक्सपीरियंस होगा वो जेम पर हम प्रदान करना चाहते हैं। ये है यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें सबसे पहले होगा कि सबसे पहले एक बायर आएंगे जेम पर और उनको एक जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और पास ट्रांजैक्शन समरी जेम ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। अगर वो जेम पर है तो जेम से ले लेंगे, अगर वो जेम पर नहीं है तो वो फैसला कर सकते हैं बाहर जाने का। लेकिन अगर बाहर में किसी प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वो पब्लिश करेंगे तो उनके वो जो जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का आईडी है वो उनके सिस्टम से मांगा जाएगा और जेम के जो आईडी है स्टोर्ड है उससे वैलिडेट किया जाएगा, तभी वो पब्लिश कर पाएंगे। ओके। और उसके बाद ही वो वहाँ पर टेंडर फाइनलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये इस तरह से हम लोग एक एक पोर्टल्स के साथ लगकर हम लोग इस पूरे चीज़ को हम लोग समाप्त करेंगे। हमारी योजना ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे, जैसे अगर सर्च करने आता है कोई बायर तो सर्च में उसको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम सर्च को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए बिल्कुल हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सहारा ले रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला में आता है। दूसरा, हम लोग बायर और सेलर के जो जर्नी है प्लेटफॉर्म पर उसको और अच्छा बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं, पैटर्न माइनिंग का यूज़ करते हैं और एनालिटिक्स के जरिए हम लोग अच्छा एक्सपीरियंस बायर और सेलर को देना चाहते हैं। सिमिलरली हम लोग मेडिसिन का जो प्रोक्योरमेंट है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग यूपी के 2 जिला में हम लोग एक पायलट करने जा रहे हैं हाइपर लेजर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट में सबसे बड़ी समस्या रहती है ऑथेंटिसिटी की रहती है और ट्रेसेबिलिटी की रहती है। जी। किस सोर्स से हम ये मेडिसिन आ रहा है और रास्ते में कुछ टैंपरिंग हुआ है कि नहीं। ओके। ये मेडिसिन क्या इफेक्टिव है अगर या स्पूरियस है, अगर स्पूरियस नहीं भी है और जेन्युइन है तो क्या इफेक्टिव है, यानी कि क्या ये टेम्परेचर कंट्रोल जो सप्लाई चेन है उसके थ्रू ये आया है क्या। बिल्कुल। ये सब जानकारी के लिए हम लोग ये सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए और ब्लॉकचेन को जेम का एक डिजिटल सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें शामिल करने के लिए ये कदम उठाए गए। इसके अलावा हम लोग कई बार सेलर बोलते हैं कि हम लोग जो कैटेगरीज हमें चाहिए वो जेम पर नहीं है और वो सजेस्ट करना चाहते हैं क्या कैटेगरी उन्हें चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने
क्राउड सोर्सिंग ऑफ कैटेगरीज का एक मॉड्यूल बनाया है, जहां वो आके अपने कैटेगरीज के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। एक सेलर इनविटेशन मॉड्यूल बनाया गया है ताकि बायर जो ऑफलाइन सेलर है, जो जेम पर नहीं है, उसको जेम पर इनवाइट कर सके। तो ये तमाम जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं, ये हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो मैं बताना चाहूँगा संक्षिप्त में कि 2 और मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक है कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम के लेवल से। कैटलॉग जब बनता है तो उसमें कई बार टेक्नोलॉजी जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसमें कैटलॉग्स के स्पेसिफिकेशंस में, लिस्ट ऑफ वैल्यूज में बदलाव आते हैं। जी जी। उनको कितनी सहजता से हम बदलाव ला सकते हैं, इसका हम लोग पूरा अलग से उसका प्लान बनाया है। इसके अलावा कैटेगरीज लेवल में हम लोग कभी भी कोई भी बायर आके कोई भी स्पेसिफिकेशन डालना चाहे, अगर उसको नहीं मिलता है तो वो डालना चाहेगा, उस वक्त क्या डाल पाएगा आसानी से, इसका भी हम लोगों ने स्टेप लिया है। इसके अलावा कई CPSEs ऐसे हैं जहां इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोक्योरमेंट होता है, जी जहां जी। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कंप्यूटर से निकलता है वो पूरा अपलोड करने की फीचर वो चाहते हैं। अच्छा, वो भी ओके। हम लोग बना रहे हैं। अभी से लेके सितंबर तक के बीच में ये सारे फीचर हम लोग लाइव कर देंगे, जिसकी वजह से जो CPSEs हैं और जो बड़े बायर्स हैं जैसे रेलवे है, डिफेंस के हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग जो प्रोसेसेस ले रहे हैं, प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस साइड में, जैसे डिमांड एग्रीगेशन, जैसे प्राइस वेरिएशन क्लॉज, जैसे मल्टीपल कंसाइनीज मल्टीपल आइटम्स का बिडिंग एक साथ हो, या बिड प्रोसेस जो है उसको रिवैम्प करना ताकि कोई भी सेलर अनजस्टली या अनफेयरली रिजेक्ट ना हो, और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली हो, कोई किसी प्रकार की उसमें कोई गेमिंग ना कर पाए, कोई मैल प्रैक्टिस ना कर पाए। इसके लिए अलग से हम लोगों ने 200 प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए हैं प्लेटफॉर्म पर, जो अभी सितंबर के बीच में वो कार्यान्वित किए जाएंगे। और इसके पहले पहुंचने तक मैं बताना चाहता हूं कि 184 प्रोसेसेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ताकि हम लोग यहाँ जी। तो जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेसेस को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आपने जैसे मेडिसिन का उदाहरण दिया सर, स्पूरियस ड्रग्स हो सकता है, उसकी सोर्सिंग कहीं थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड वेंडर से हो सकती है, सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह के ग्रीवांसेस तो बहुत सारे दूसरे गुड्स में भी आ सकते हैं सर। तो सेलर और बायर के बीच में अगर ग्रीवांस होता है कुछ, तो हम लोग फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन, में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्राइवेट है कि आपने तुरंत वापस कर दिया, 15 दिन बाद आप दोबारा उसमें ले सकते हैं वो सामान, तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जेम प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ है? जेम प्लेटफॉर्म पर इसका बहुत ही शक्तिशाली इसका प्रोविजन है। 2 तरीके से होता है। एक है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, यानी कि सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट के पहले जितने उसके टच पॉइंट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय उसको कोई बाधा आ रही हो, या उसको कुछ लग रहा हो कि ये ठीक नहीं है, या प्रोडक्ट अपलोड के समय, या ब्रांड अप्रूवल के समय, या OEM डैशबोर्ड जब जेम उसको देता है उस समय अगर कठिनाई आती है, तो इसको हम लोग प्री कॉन्ट्रैक्ट इंसिडेंट्स और इसके लिए वो इंसिडेंट प्लेटफॉर्म पर रेज कर सकता है। इसके अलावा वो हमारे हेल्प डेस्क पर भी वो जा सकता है, और हेल्प डेस्क को हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है वॉइस ऑफ द कस्टमर, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जेम में जानते हैं कि कस्टमर के वॉइस को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम दिया है वॉइस ऑफ द कस्टमर इनिशिएटिव। उसमें हम लोग अलग से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मजबूत कर रहे हैं। एक CO's डैशबोर्ड बन रहा है ताकि उसमें सारे इंसिडेंट्स दिख सकें, सारे कंप्लेंट्स दिख सकें एक साथ, कितनी की निष्पत्ति हुई है, कितनी की नहीं हुई है। इसके अलावा हम लोग उसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट बना रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से क्या ये मकसद है कि अगर वहीं आप जाएं और असिस्टेंट ही आपको प्लेटफॉर्म पर पूरी मदद दे दे, तो आपको हेल्प डेस्क पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तलीम कुमार जी, इसमें क्या आपने जिम्मेदारी भी फिक्स की है? मान लीजिए अगर कोई सेलर है और किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी CPSEs को एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई गुड सप्लाई करता है, भले ही प्रेस्क्रिप्शन उसने बिल्कुल सही दिया हो लेकिन सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हो, तो इसमें जेम की कोई जिम्मेदारी होगी या सेलर की जिम्मेदारी होगी? कहाँ पर जो जिम्मेदारी आके है? जेम में इसका बड़ा सुनिश्चित उसमें व्यवधान है। इसमें है कि अगर वो बायर को अगर कुछ
ऐसा लगता है कि गलत क्वालिटी का चीज़ सप्लाई किया गया है, तो वो इंसिडेंट रेज कर सकता है अगेंस्ट द सेलर। और हम लोग इन फ्यूचर हम लोग ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां खुद ब खुद ये अगर पता चले प्लेटफॉर्म को तो वो खुद इंसिडेंट रेज कर देगा। बायर तो रेज कर ही सकता है, और बायर के इंसिडेंट जैसे ही रेज होगा तो सेलर को शो कॉज होगा, नोटिस होगा, और शो कॉज के तहत उनको जवाब देना होगा, और हमारे ऑफिसर उसको देखेंगे कि बायर ने क्या कहा, सेलर ने क्या कहा, और उसका एडजुडिकेशन होता है, और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कभी कभी हम डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस 3 महीना के लिए भी सेलर बाहर किए जाते हैं, डिबार किए जाते हैं जेम से, 6 महीना के लिए भी किए जाते हैं, और कभी कभी 1 साल के लिए भी किए जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स है सेलर को इस इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो कुछ गलत काम या डिविएंट बिहेवियर में इंडल्ज ना करे। दूसरी बात आती है सर, जो कि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट एंटिटी से उसका जो पेमेंट होना है वो समय पे नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो डिलेड पेमेंट को और ज़्यादा स्मूथन करने के लिए, इस प्रोसेस करने के लिए क्या जेम मदद करेगा? यानी मैं समझना चाहता हूँ कि जेम सरकारी संस्थाओं के साथ तो है ही, क्या एक स्टेक होल्डर जो उसका सेलर है उसके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। एक स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है जेम के लिए, क्योंकि बायर और सेलर जो इकोसिस्टम है जितना शक्तिशाली होगा उतना ही जेम सफलता हासिल करेगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम जो पेमेंट का है। कई बार देखा जाता है कि सेलर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है और कई दिन क्यों रहता है, और ये दोनों तरफ देखा गया है, राज्य सरकार में भी देखा गया है और केंद्रीय सरकार में भी देखा गया है। तो हम लोगों ने एक कदम उठाया है टाइमली पेमेंट ऑफ सेलर्स के लिए। ओके, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि डीम्ड एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर बायर प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट नहीं देता है सप्लाई के बाद, तो निर्दिष्ट समय के बाद जेम पीआरसी जनरेट कर देगा। जेम एक साइलेंट ऑनलुकर नहीं रहेगा, वो देखेगा कि बायर अपना काम उन्होंने नहीं किया तो जेम कर देगा, या अगर पीआरसी के बाद जो समय सीमा है उसमें क्रेडिट रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जो होता है, अगर बायर अगर इशू नहीं करता है तब जेम उस पर आकर इशू कर देगा, और ये कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जेम के द्वारा जनरेट होगा। ओके, इसके वजह से जो समय सीमा है उसका पालन बायर को करना होगा, और अगर करने में वो चूकते हैं तब जेम कर देगा। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टाइमली पेमेंट्स टू सेलर्स को इंश्योर करने के लिए। मिस्टर कुमार, अगर हम आपसे ये सीधे सीधे समझना चाहें कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस की संभावना कितनी है, कितना बड़ा बाजार जेम प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया जा सकता है, अभी वो बाजार कितना है, कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख रहे हैं पर ईयर, और अगर आप बता पाएं कि आपका अपना इकोनॉमिक्स क्या है, जेम का अपना बिजनेस मॉडल क्या है? इसमें अगर आप देखें तो करीब करीब 20% जीडीपी का प्रोक्योरमेंट होता है, लेकिन उसमें से करीब करीब 5% मार्केट प्लेस में खरीदारी के लिए अमेनेबल होता है। और ये मैं केवल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, और ये करीब करीब एस्टिमेटेड अमाउंट ये आता है अभी के जीडीपी के स्तर को देखते हुए, ये 5 से 8 लाख करोड़ सालाना का आता है। ओके, और इसमें वर्क्स हम लोग छोड़ दे रहे हैं, वर्क्स को अगर लिया जाएगा तो और भी बढ़ जाएगा, और अभी जेम के सामने वर्क्स का मैंडेट नहीं है, बिल्कुल केवल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट का मैंडेट है। इसीलिए हमारा पहला लक्ष्य होगा कि अभी 25,000 करोड़ सालाना का जो अभी वर्तमान जीएमवी है इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ करना, फिर 1 लाख करोड़ करना, और इसके बाद 3 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंचना, ताकि वो जो 5 से 8 लाख करोड़ है उसके पास हम लोग पहुंच सकें और जल्दी से पहुंच सकें। तो चलते चलते अब प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर हम कहें कि हमें अपने लोकल के लिए वोकल होना है, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करना है, लोकल सप्लाई चेन, लोकल मार्केट्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, तो क्या जेम इसमें हम माने कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है? बिल्कुल, जेम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी निभाया है
और फ्यूचर में भी निभाएगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक ऐसा टूल है सरकार के पास जो यूज करके वो छोटा से छोटा सेलर हो या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रोक्योरमेंट की हमेशा रही है और उसको सरकार यूज कर सकती है। और केवल भारतवर्ष में नहीं, ये किसी भी देश में अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट को यूज किया गया है एज अ टूल टू एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकल इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए इंडिया में भी ये जेम इस भूमिका को पालन करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीईओ जेम प्लेटफॉर्म तल्लीन कुमार जी, डीडी न्यूज पर खास बातचीत करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जो पहल आप लोगों ने की है और जिस तरह से आप अपने प्रोसेसेस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए तत्पर हैं, जो विजन आपने रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उम्मीद है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो प्राइवेट मार्केट इकोसिस्टम है वो भी आपसे सीखे और अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, स्टेक होल्डर्स के प्रति अपने आप को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार बनाने के लिए, देश हित में काम करने के लिए आगे बढ़ करके आए। फिलहाल इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ तल्लीन कुमार को सुना, किस तरह से ये जो जेम प्लेटफॉर्म है इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले कुछ महीनों में किस तरह से इसमें और परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसमें जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो बताने की ज़रूरत अब कर दी गई है, और किस तरह से 5 से 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना जो व्यापार है वो इस पर हो सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट के हित की बात ना करी जाए, बल्कि जो खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन सब का ख्याल रखा जाए। तो उम्मीद है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बढ़ते कदम है उसमें भी ये एक बड़ा सार्थक सकारात्मक उपाय साबित होगा। और सार्थक सकारात्मक उपाय तब और साबित होता है जब गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे उसके मुखिया है, प्रधानमंत्री हैं, जब वो संवेदनशीलता दिखाते हैं। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है ऐसे लोगों के लिए जो शायद इस मुश्किल वक्त में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और उनकी परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति घर में 2 वक्त की रोटी के लिए ना परेशान हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और यही वजह है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको अब नवंबर तक, यानी अगले 5 महीने तक विस्तार दिया गया है। अब जो 80 करोड़ लोगों को, कितनी बड़ी योजना है, कितना बड़ा विस्तार है, इसको समझने की जरूरत है कि 80 करोड़ लोगों को अब 5 किलो चावल या गेहूं और एक प्राइम मिनिस्टर अर्ज। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी आर्थिक योजनाएं, जो आर्थिक सहायताएं हैं, जो सहूलियतें हैं दी गई हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं इस वक्त, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं मधुरेंद्र सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर। और इसके साथ ही साथ आलोक सिन्हा, पूर्व CMD जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधुरेंद्र जी, आपसे अगर शुरुआत करें इस चर्चा की, इस योजना की जरूरत क्या थी, क्या मायने हैं इस योजना के विस्तार के, किस तरह से लेते हैं आप इसको? मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूं, सकारात्मक रूप से लेता हूं। प्रधानमंत्री ने सही कदम सही वक्त पर उठाया, क्योंकि सरकारी डिसीजंस ऐसे समय कई बार लिए जाते हैं इनका फायदा नहीं हो पाता है। तो प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया सही समय पर उठा दिया और उन करोड़ों लोगों को एक आशा की किरण दी है जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण पूरी इकोनॉमी के जो रास्ते हैं वो बंद से हो गए हैं, उनके लिए कमाने का स्रोत नहीं है, उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठा दिया उन्होंने। उनमें आशा भर दी है कि नवंबर तक उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी, वो भूखे नहीं रहेंगे। 80 करोड़ की आबादी, बहुत बड़ी आबादी, इसमें तो कई देश अंदर समा जाएं, और इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी बड़ी योजना जो कि
75,000 करोड़ या 80,000 करोड़ या कितनी भी रकम हो, उसकी कोई यहाँ गिनती नहीं की जा रही है। यहाँ गिनती इस बात की है कि 80 करोड़ भूखे लोगों को खाना मिलेगा, दोनों वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कदम है, इसे सराहनीय कदम मानता हूँ जी और Mr. इसके लिए Alok, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। जी जी बिल्कुल। Ji. Mr. Alok ji, as part of the Yeah. scheme, the food needs to be distributed, to be provided to all beneficiaries under the PDS system for Antodaya Yes. Anna Yojana and priority household ration card holders. The Yes. number we hear is 80 crores. How does Yes. the One Nation, One Ration Card scheme come into it? Does this mean that the numbers will now increase? Well, no. The scheme in totality is for 80 crore people who come under the BPL category, Right. who will be given 5 kg per month of either rice or wheat, plus 1 kg of chana each month. This has been done to ensure that now that because of the COVID precautions, Yes. the economy has had to be artificially closed down for some time, and it is now opening up in stages and installments. The working class do not have to worry about the next meal, from where the next meal will come from in the next 5 months, as and when the economy starts opening up, as it already has. The working class will then smoothly, without any worry about the next meal, look for their jobs and get the jobs once the economy opens up. Now, to further improve the implementation of this, the One Card, One Nation scheme is very good for two reasons. One is that suppose I'm a laborer from, say, Bengal, and I go to Gujarat or Bombay or Kerala to work there, and I go for on a season to season basis. My entitlement is building up in Bengal, but I need it in wherever I'm working. So wherever I am, I just have to show my ration card and Aadhaar card, and I'll get it from the nearest FPS dealer. Second good thing about the One Card, One scheme, One Nation scheme, is that it gives a feeling of oneness in the nation. It doesn't matter that I'm a Bengali working in Gujarati, I'll still get it. So therefore, it will also, in a very fruitful, meaningful way, add to the forces of national integration. Now, how to implement the movement of so much of food grains all across the country so that 80 crore people get 5 kg rice wheat plus 1 kg chana every month. Now, the FCI has got about 2,000 godowns spread all over the country. Now, from there, the food grains will come out, go to the concerning state government, who will then pass it on to the nearest FPS dealer. For this to happen, a massive operation of logistics is necessary. That is to say, there should be enough labor available in a timely way to ensure that the food grains is unloaded from the godown, loaded onto the tempo or truck, then again at the next end, it is unloaded, then handed over. Plus, there should be adequate transportation so that there are enough tempos, trucks and drivers available to carry this forward. Now that the economy is opening up, now that the unlock process 1, 2, 3 is on its way, it won't be that difficult. I will just take you back to March 22nd, when the nation was completely locked down. No one was allowed to leave his home. No one was allowed to ply his vehicle on the road. It is at that moment that in just 10 days, the FCI was able to activate its transport contractor, its labor unions, to ensure that at least these essential services are implemented by people coming out of their homes and loading, unloading and transporting. If it could be done in March, April, May, I have no doubt at all that June onwards, it would be a resounding, faultless success. It has to be considered that even from April onwards, there has been no report of the shortage of any essential commodities anywhere in the country, which is basically because the FCI was able to move out its stocks onto the FPS dealers through the transport and labor systems. जी
आलोक जी, आपने एक काफ़ी अच्छी बात कही कि जो ये वन नेशन वन कार्ड है, ये न सिर्फ लोगों की सहूलियत के लिए है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दे रहा है। और ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है कि राष्ट्र हमारा एक है, ये भी एक उसको उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन एक जब बात 80 करोड़ लोगों तक 2 वक्त का भोजन पहुंचाने की बात हो, 80 करोड़ लोगों तक उनको खाद्य सुरक्षा पहुंचाने की बात हो, तो बहुत बड़ी एक संख्या है। और बड़ी सफलता के लिए बड़ी श्रम साधना और बड़ी योजना की भी ज़रूरत होती है। ये जो पूरा पीडीएस सिस्टम है, जैसा कि अभी आपने बताया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, किस तरह से भंडारण की ज़रूरत होती है, कितनी बड़ी ये एक चुनौती है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान नहीं लगती है। कोटेदार तक नीचे वो राशन पहुंचाने में, और हर एक व्यक्ति को मिले, बिचौलिए ना कहीं उसमें बीच में लग जाए। इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ करेंगे? कैसे 3 महीने तक चला है और आगे 5 महीने कैसे इसको सस्टेन करेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि इसको सक्सेसफुल होना इसलिए आवश्यक है, जैसे एक कहावत है दैट एन आर्मी मूव्स ऑन इट्स बेलीज। आर्मी को अगर खाने का भोजन ना मिले वो आगे जाके लड़ नहीं सकती। सिमिलरली इकोनॉमी के जो सोल्जर्स हैं वो हमारे वर्किंग क्लास है, अगर उनको अन्न इत्यादि ना मिले, नेक्स्ट मील की संतुष्टि और तसल्ली ना हो, वो काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 महीने के लिए उनका नेक्स्ट मील का जो टेंशन और सरदर्द है वो गवर्नमेंट ने मिटा दिया। अगर मैं एक आउटमोडेड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूं, ये एक सोशलिस्ट मेजर है ऑन अ गारगेंटुअन स्केल। 80 करोड़ लोगों को यूनिवर्सली फ्री राशन देना दुनिया के किसी भी देश में आज तक कोशिश भी नहीं की गई है। बाकी जो देश है वो तो छोटे छोटे देश है। जो देश हमारे थोड़े बहुत हमारे तुलना में जनसंख्या में आती है वो चाइना, रूस और ब्राजील। वहां भी इतनी बड़ी संख्या में इतने कम महीनों में ऐसा करना उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। इसलिए इस मेजर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। गवर्नमेंट बहुत ही सराहना के पात्र हैं। कुछ चुनौतियां भी आपको लगती हैं सिन्हा साहब इस पूरे प्रक्रिया में? देखिए, इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा हो, यदि रोड ब्लॉकेजेस हो, यदि लेबर की अनअवेलेबिलिटी हो, तो प्रॉब्लम होगी कहीं कहीं जगह। दैट इज टू से एफसीआई के जो 2000 गोदाम है, उससे जो खाद्यान्न निकालने के लिए ऑन अ टाइमली बेसिस लेबर की आवश्यकता चाहिए। लेबर उसको गोदाम से अनलोड करके ट्रक टेम्पो में लोड करके उसको रवाना करेगी। ऑन द अदर साइड जहां डेस्टिनेशन है वहां भी उसको अनलोड करके फिर एफपीएस डीलर को देना होगा। इस पूरे मसले को ऑन द रोड ट्रक्स और टेम्पोस की अवेलेबिलिटी शुड बी देयर अधिक मात्रा में, ताकि कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस के साथ अन्य स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी ताकि इनको रास्ते में कोई रोक ना ले, भाई आप कहाँ जा रहे हो। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि ट्रक्स और टेम्पोज चाहे लद के जाए चाहे खाली जाए, उनको कोई नहीं रोकेगा। एंड द फैक्ट कि अप्रैल में जून में भी एसेंशियल कमोडिटीज का आना जाना फ्री वे में हुआ था, देश में कहीं से भी शॉर्टेज की कोई खबर नहीं आई थी। इट मीन्स कि उस 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में इसको अगर किया गया था इतने ज़्यादा सफलता के साथ, तो अब जुलाई से जब अनलॉकडाउन नंबर 3 भी शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये एक सक्सेस होगा। और 21st सेंचुरी का यही कह सकते हैं कि ये 21st सेंचुरी के लिए एक सोशलिस्ट स्कीम का देन है। जी, right. Well, Mr. Madhurendra, it's considered the world's largest food security scheme. From the context of building an Atmanirbhar Bharat, what would you say are its most important long-term as well as immediate benefits? The immediate benefit is that our farmers, our workers, our poor people will not go hungry. They will not sleep hungry. They will get food, enough food to eat, and there will be no, anxiety for future. It is secured for till November. Prime Minister has said that it is available for till November, and after that, even after that, he may consider it because seeing up the situation. But for the next 5-6 months, people are secured for their food requirements. So it is going to be a very big thing. I mean, if it is successfully done,
India is going to do something unheard of in the economy of the world, and it will give employment to lakhs and lakhs of workers who will be, as Mr. Sinha said, busy in transporting, helping the trucks to be unloaded and unloaded. They will be employed in godowns, thousands of godowns of FCI alone, and in the states also. So it's going to be a big thing. It's a big achievement it will be. जी मधुरेंद्र जी, किसी भी सरकार के लिए ये घोषणा कोई भी शायद कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो संकल्प शक्ति, जो 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 गरीबों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता, ये कटिबद्धता है, वो इस सरकार ने दिखाई है। किस तरह से आपको लगता है कि ये जो विषम परिस्थितियां हैं, ये जो कोरोना का ये जो काल है, इसमें सरकार गरीबों के साथ में न सिर्फ खड़ी नजर आई है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ गरीबों तक भोजन नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इस पूरी चेन में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये शुरू करना चाहिए, जैसे अभी सिन्हा साहब ने फरमाया कि एफसीआई के बारे में, तो मैं एफसीआई को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल का प्रोक्योरमेंट किया, जो एक इतिहास बन गया है, एक रिकॉर्ड किया गया। इस साल भारत के एफसीआई ने 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं और तकरीबन 119 लाख मीट्रिक टन चावल का प्रोक्योरमेंट किया। ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, और किया लगातार वो करते रहे, लॉकडाउन के बावजूद करते रहे, लेबर शॉर्टेज के बावजूद करते रहे, ट्रांसपोर्टेशन के बॉटलनेक के बावजूद किया उन्होंने। इसके लिए एफसीआई को बहुत बहुत साधुवाद। और जिस तरह से उन्होंने सिक्योर किया, प्रोक्योर किया, ये बहुत बड़ा कदम है। और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वो आसानी से बांट लेंगे, क्योंकि उनका अनुभव भी रहा है अतीत में, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि सफलतापूर्ण होगा। लेकिन इसमें जो बोटलनेक आ सकता है वो राज्यों की तरफ से आ सकता है। क्या हमारे सभी राज्य इतने इक्विप्ड हैं कि वो इतना सारा अनाज आसानी से बांट सके? क्योंकि अब जो आवंटन है 80 करोड़ लोगों के लिए है ना, तो हर राज्य में करोड़ों लोगों को बटेगा। तो उस समय राज्यों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, उनकी कार्यकुशलता भी का भी टेस्टिंग होगी इस बार, कि वो अपने कार्यकुशल है कि नहीं इतना बड़ा अन्न गोदामों से निकाल करके बांटने में, तो वो उनका भी देखा जाएगा। और ये भी है कि अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल है, जुलाई अगस्त, क्योंकि भारत में मानसून सबसे ज्यादा जुलाई अगस्त में होता है। बारिश बहुत होती है, लगातार सड़कें कट जाती हैं, गांव जलमग्न हो जाते हैं, तो ऐसे में भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी सामना होगा, क्योंकि अभी डिटर्मिनेशन दिख रहा है सरकार में भी, और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में भी एक डिटर्मिनेशन तो दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि डिटर्मिनेशन दिख रहा है, और डिटर्मिनेशन शायद है भी सरकार के लेवल पर, जो संकल्प शक्ति है वो दिखिए। आलोक जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, जैसे मधुरेंद्र जी कह रहे हैं कि राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्या जो आपके जो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, क्या इसका भी इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? एफसीआई कर रहा है, या दूसरी जगहों पर किया जा रहा है, भंडारण में, वितरण में, या नीचे लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, एफसीआई के जो 2000 गोदाम हैं, उनमें से करीब 100-150 तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है ही है। लेकिन जो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ हमारे देशवासियों को अगले 6 महीने तक 5-5 किलो खाद्यान्न और 1-1 किलो चना हर महीने देंगे, इसके लिए अभी जो वर्तमान की व्यवस्था है यही बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक और बिंदु ऐड करना चाहूँगा। पिछले 5-10 साल से कुछ वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट्स बार बार ये प्रेशर, इंटेलेक्चुअल प्रेशर डाल रहे थे कि सरकार को इंडिया में फार्मर से मूल्य समर्थन योजना से अब फिजिकली ग्रेन लेने के बजाय कैश ट्रांसफर्स दे देना चाहिए सीधे सीधे जो बीपीएल फैमिलीज को है। ये फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये कर देती तो आज जो सेंट्रल पूल में जो फिजिकली स्पीकिंग जो फूड स्टॉक्स है, जिसके बेसिस पे कॉन्फिडेंटली 80 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने में खाद्यान्न दिया जाएगा, वो नहीं हो पाता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारे फार्मर से मूल्य समर्थन योजना में यदि उनसे खाद्यान्न नहीं खरीदते तो उनका सामान कहीं बिकता नहीं। नेशनल मार्केट में वीट और राइस के प्राइसेस बिल्कुल क्रैश कर जाते, विच मीन्स कि उसके 6 महीने बाद फिर फार्मर कुछ बोता ही नहीं।
इसलिए मुझे लगता है कि इन द नियर फ्यूचर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द बीपीएल कार्ड होल्डर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जी। जो पुराना टाइम टेस्टेड सिस्टम है कि मूल्य समर्थन योजना के अधीन फार्मर से सामान खरीद के फिर उसको फिजिकली ही एंटाइटल कैटेगरीज को देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधांशु पांडे, माफ़ कीजिएगा आलोक सिन्हा जी आपका, और मधुरेंद्र सिन्हा जी आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया, लोगों को समझाया कि आखिर कैसे ये योजना आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। Well, as Nikhil said, many thanks to both our guests for joining us on the show and viewers for tuning in. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।